देवडी का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था एंड कल्कि ने प्ले लिखा था. देवडी आई थिंक जस्ट रिलीज हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था. कल्कि ने प्ले लिखा था और वो प्ले प्रोड्यूस किया था मैंने. दैट प्ले हैड स्टार्टेड द फर्स्ट वीक ऑफ द शोज एंड बिकॉज आई वाज द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर तो मैं रोज शो के बाहर ऐसा खड़ा रहता था. So that's when Sachin Ladia and Akhilesh, they were like hanging around, constantly looking at me. And they came to me with a script. And because I had time, I said, क्या है? तो सर अब पढ़ लो ना कभी. मैं चल अभी पढ़ता हूँ. When I started reading it, I liked it. The whole thing, but it was too much like City of God. I said, यार ये बहुत सारा गैंगस्टर फिल्म बना देख चुके हैं. I said, नहीं सर ये रियल स्टोरी है. मैंने कहा कहाँ रियल स्टोरी है? They got very offended with it. They came with a whole lot of newspaper cuttings and all that. So obviously they had picked up real incidents. Zishan को मैंने बोला, just write down everything. I want to because they were tempting scripts which I was not very happy with, all that kind of a thing. I told them just write down the whole thing like a novel. तो मैंने ओरिजिनल नाम यूज करके स्क्रिप्ट लिखी थी. फिर जीशान को दे दिया था कि सारे नाम बदल दो. तो जीशान ने फिर सारे नाम बदले. तो वो चलता रहा. उसके बाद उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन के लिए बहुत बार भेजा, बिकॉज जब आप ऐसी सब्जेक्ट से डील कर रहे हो तो आपको बहुत ज़रूरी है वेरीफाई करना कितना सही कितना गलत है. और जय मेहता जो मेरा असिस्टेंट है और काफ़ी सारे करुणा, काफ़ी सारे लोगों को कई बार वासेपुर भेजा गया. वो लोग आए, वहाँ से फ़ोटो खींचा, उन्होंने रिसर्च किया, इंटरव्यू किया. सारे राइटर्स को भी भेजा, वो लोग भी 1 महीना रह के आए. फाइनली मैंने सबको बोला तुम लोग अलग अलग अपना अपना लिखो. तो सबने अपना अलग अलग लिखा. ईशान ने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी तो उसने बुक की तरह लिखा, किसी ने कुछ लिखा, और मैं तीनों का लेकर के मैड्रिड चला गया. मेरे को यहाँ से भागना पड़ता है लिखने के लिए कभी यहाँ लिख नहीं पाता. तो फिर फाइनली कल्कि की शूटिंग हो रही थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, स्पेन में. मैं स्पेन चला गया. मैं कल्कि साहब मिलने आता हूँ वहाँ से मैं भाग जाऊँगा मैड्रिड, वहाँ लिखूँगा. तो मैड्रिड में लिखा एक होटल में विच वॉज फुल ऑफ ट्रांससेक्सुअल्स. और इट वॉज अमेजिंग. बैठ कर उनको देखता रहता था, फैसिनेटेड विद देम. मैं उनको शाम को देखता रहता था, फिर जाके रात पर लिखता था, दिन में लिखता था. 4 दिन लॉक्ड रहा और मैं लिख दिया. आई रोट द फाइनल वर्जन ऑफ पार्ट 1 एंड हाफ ऑफ पार्ट 2 वॉज रिटन. और लिखने के बाद फ्लाइट पकड़ के वापस इंडिया आ रहा था. दिल्ली में कुछ था आई थिंक, तो उसके लिए आ रहा था. और सडनली एयरलाइन ने मेरा बैग जिसमें स्क्रिप्ट रखी थी खो दिया. That was the worst moment of my life. 2 days I stayed at the airport till they found my bag. रेकी के पहले इनफैक्ट पूरे प्रोडक्शन की प्लानिंग सिर्फ एक स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था अनुराग के साथ में, पूरी एडी टीम के साथ बैठ के. और उस स्क्रिप्ट नरेशन में जितना हम सवाल पूछ सकते थे अनुराग से हमने क्लैरिफाई किया, आर्ट के बारे में, रेकी के बारे में, और जो भी एस्पेक्ट होता है फिल्म का, वो एक मीटिंग में हमें जितना कुछ क्लैरिफाई कर सकते थे हमने कर लिया अनुराग से. तो उसी मीटिंग में हमने जो भी अनुराग के आइडियाज़ थे लोकेशंस के बारे में, कि उसको किस तरह की जगह चाहिए, क्या हम बिहार में शूट कर रहे हैं फिल्म, क्या हम यूपी में या कहीं और करने वाले हैं, क्या उसको रियल लोकेशंस चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स हम स्टूडियो के अंदर प्लान करने वाले हैं. ये सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए और उसने हमें सबका जवाब दिया. एंड बेसिकली अनुराग का जवाब इस तरह का होता है कि देख लो, एनीथिंग इज़ ओके. सो रेकी की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज पहले से ही मालूम था हम लोग वासेपुर में शूट तो नहीं कर सकते. पहली ट्रिप पे जब जय मेहता और सब लोग गए थे, उन लौट के आते उन्होंने कहा सर वहाँ शूटिंग तो नहीं हो पाएगी. और हम लोग ने तय कर लिया. सब इतना कंटेम्प्रेरी हो गया था जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी कि वो हो ही नहीं सकता था शूटिंग. तो लिखते समय ही मेरे दिमाग में वो सब जगहें थी जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ. तो मेरी रेकी तो बचपन से चली आ रही है. बाकी लोग ने रेकी बाद में की. मतलब फिल्म हम उन जगहों में शूट हुई जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ. स्क्रिप्ट लिखने के बाद अनुभूति एंड पूरी टीम गई रेकी पे. उनको घर नहीं मिल रहा था कि सरदार खान का घर कहाँ बना है ये वो. तो मेरे को बस मैंने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ हम लोग रहते थे, हमारा पुराना घर ताशकंद कॉलोनी में. एंड दे वेंट देयर एंड शॉट इट एंड वी गॉट इट. वहाँ त्रिवेदी अंकल थे एक हमारे पुराने, उन्होंने एक घर खुलवाया पुराना वाला, यहाँ पे अभिनव वगैरह की पैदाइश हुई थी. आई रिमेंबर द ऐश माउंटेन इन अनपरा, जहाँ पे हम लोग खेले हैं बचपन में. इसलिए मुझे लगा कि ओबरा, अनपरा, बनारस, ये सब जगह मेरी देखी हुई हैं. और वहाँ पे जिस स्केल पे मुझे फिल्म शूट करनी है, जितना बड़ा स्केल है उतना ही कम बजट था. तो इतने बड़े स्केल पे इतने बजट में शूट करना है तो आई नीड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो मी एंड ट्रस्ट मी, हु हैव सीन मी एज अ किड. सो दैट्स व्हाई वी वेंट देयर.
कहीं और ये फिल्म शूट होती तो इसका बजट कुछ 3 गुना होता। तो इसलिए हम लोग जो है बार बार, बिकॉज वो सब जगह बड़ा हुआ, मैं रोज मेरे घर से वो पुल देखता था जिसपे सरदार और जमील खान चलते हुए आ रहे हैं। तो समहाउ 2 दिन के लिए एग्जैक्टली द प्रोडक्शन डिज़ाइनर, लाइन प्रोड्यूसर, DOP एंड डायरेक्टर दे वर अवेलेबल। सो वो 2 दिन की हमारी एक रखी हुई फिल्म की, और उस 2 दिन के अंदर हमने फिल्म के 4-5 मेन लोकेशंस डिसाइड कर लिए कि ठीक है ये 4-5 घर देखे, और उसमें से एक घर हमने डिसाइड कर लिया ये फैजल खान के घर के लिए यूज़ करेंगे। दिक्कतें वही हुई बिकॉज क्योंकि हम लोग रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे और वहाँ के पॉलिटिक्स अलग है, लोग डरे होते हैं। एक लैंड पे शूट कर रहे थे जो किसी पॉलिटिशियन का लैंड था, उसको लगा कि हम उसका क्या दिखा रहे हैं, गलत तो नहीं दिखा रहे हैं, उसने गुंडे भेज दिए, भगाओ इनको यहाँ से, शूटिंग कैसे कर रहे हैं। कुछ डिस्प्यूटेड लैंड पे शूट कर रहे थे, जब लोग सैंड माइंस का शूटिंग करने गया सेकेंड यूनिट, तो कैमरामैन को थप्पड़ पड़ गया, उनको लगा कि क्या दिखा रहे, जर्नलिस्ट तो नहीं है। इस तरह का हुआ। जब रेलवे स्टेशन का शॉट लेने गए थे रेलवे ट्रैक्स का, तो श्लोक रेलवे ट्रैक्स पे चला गया था, श्लोक को उठा के जेल में डाल दिया, कैमरा भी जेल में डाल दिया। फिर हमें बताना पड़ा हमने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, परमिशन दिखानी पड़ी, फिर छोड़ा गया। एक टाइम जोन है 40s to early 50s, 51, 52, एक टाइम जोन है 70s, और तीसरा टाइम जोन है जो कंटेम्प्रेरी है। तो वासेपुर की हिस्ट्री भी 3 टाइम जोन में है। पहले गांव है धनबाद के बाहर, फिर धनबाद से जुड़ता है, फिर धनबाद के बीच में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइम जोन डिवाइड करके, ताकि साइमल्टेनियसली इस फिल्म के साथ साथ लैंडस्केप का भी ग्रोथ दिखे, डेवलपमेंट दिखेगा। अब डेवलपमेंट सडनली चालू होता है। हम लोग ने एक्चुअली वैसे शॉट्स लिए हैं जो सीक्वेंस है जब रामाधीर बात कर रहा है अपने मेंटोर से, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी द ब्रिज बीइंग बिल्ट, और दैट वाज अ फुली बिल्ट ब्रिज। हमने शूट करके उसको तोड़ दिया सीजी में, ताकि वो लगे कि वो ब्रिज जो है बन रहा है, देयर इज अ डेवलपमेंट दैट्स गोइंग ऑन। द होल आइडिया ऑफ टाइम जोन्स वेयर डेवलपमेंट्स वर गोइंग ऑन। तो उस तरह से शूट करने के लिए हम लोग को रिवर्स शूट करना पड़ा, शूट द प्लेस एंड डीकंस्ट्रक्ट इट रादर देन। तो उस तरह से हम लोग ने इसको टाइम जोन्स क्रिएट किया पिक्चर में। और फिर हमने सोचा कि हम सीधा शूट पे आएंगे, और शूट पे आएंगे और शूट पे ही उस समय ही एक पैरेलल टीम रखेंगे जो रेकी करती जाएगी, और हमें आके अगले 3 दिन के बाद, जैसे 3 दिन की प्लानिंग हम करेंगे या 5 दिन की प्लानिंग करेंगे, और 5 दिन के बाद की जो भी लोकेशन है वो दूसरी टीम साथ में रेकी करती जाएगी, जगह अप्रूव करती जाएगी, और वील गो ऑन प्लानिंग एंड शूटिंग अहेड लाइक दैट। I was sitting with my AD and we were thinking कि मैं कहा यार ये रोल तो मनोज ही कर सकता है। मनोज से मेरी बातचीत नहीं होती थी, so I got Manoj Bajpayee's number. I made a call to him, and he was surprised that I called him. I said सर एक स्क्रिप्ट है, सुनोगे? बोलते हाँ बिल्कुल सुनूंगा यार। मैं कहा अभी आ सकते हो? और रात के 11:30 बज रहे थे। मैं वहाँ गया and I actually asked him to organize a red wine bottle. मनोज ने बैठा, स्क्रिप्ट सुना, स्क्रिप्ट खत्म होने तक पूरा टल्ले हो गए थे। मनोज ने एक ही चीज बोली, ये कैरेक्टर का नाम सरदार खान रख सकते हैं? सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। उसका नाम जीशान खान है, ऐसा कुछ नाम था उसका पहले। तो मैं कहा हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, अच्छा नाम है सरदार खान। For me it was not कि मैं करूं कि नहीं करूं, ये डिलेमा मेरे अंदर में था ही नहीं, ये कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे अनुराग के साथ में काम करना था। What happens is when I see action sequences in the movie, like suppose Sardar stabbing the Pahalwan, there's always one man hitting, and then you cut to the stab, then the man pulls out, then hitting, then stab. It does not create that violence, sense of violence. It does not create that fear, which I wanted to create within the scene. If the guy is stabbing and these blood spots forming and everything, it just creates that fear, and it becomes very organic and it becomes very real. See, when narrative cut, it just leaves you with an impact. It gives you the feeling, okay, somebody has been stabbed, somebody has been shot. पकड़ लिया अभी फिर हाथ पैर घुमाते रहो, आप पकड़ने की कोशिश करो उसको, नहीं नेचुरली पकड़ने की कोशिश करो, मुझे भी उसको भी पकड़ने की कोशिश करो, पीछे भी टर्न करके हाथ में नहीं आना अगर हम सरदार खान का कैरेक्टर है, वो पहलवान है, फिजिकली तो स्ट्रांग है, पर सरदार खान अजाइल ज़्यादा है उसमें। वो चाहता था कि मैं पहलवान वाले सीक्वेंस में या फिर जो पूरा सरदार खान का जो बॉडी लैंग्वेज हो
वो जब तक वो किलिंग पे नहीं जा रहा है तब तक आपको लगे कि शायद किलिंग इसकी बस की चीज़ नहीं है या इसका कोई लेना देना नहीं है। But when he is killing, he is like a hunter. You know, that time उसकी एजिलिटी एक हंटर वाली होनी चाहिए, उसका फोकस एक हंटर वाली होनी चाहिए कि जहाँ पर कुछ भी और उसको दिखाई नहीं देता है। जैसे पहलवान का पूरा था, अगर आप पहलवान का पूरा साइज जो कास्टिंग की थी कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि सरदार खान उसको मार सकता है। एटीट्यूड ऐसा है। हाँ, वो पहले आता है ना, कहाँ जा रहा है पहलवान, पहलवान है ना, और बड़ा दबंग आते हैं, वो के साथ में आ रहा है, वो बहुत प्यार से आएंगे, कहाँ जा रहे पहलवान, मैं क्या है वो से देखिए, आपका एटीट्यूड वैसा है। बट द वे उसने मुझे कहा कि आपको जैसे एकदम ऐसा फुर्तीला होना है जैसे कि रबड़ का एक बॉल होता है, जैसे इसको आप मारते हैं उस तरह का होना है कि आप पकड़ नहीं पाए, इधर जाएं इधर गया, उधर जाऊँ उधर गया, तो इतना फुर्तीला उस समय होना चाहिए पूरा सरदार खान का बॉडी लैंग्वेज। सिंगल टेक स्टैब करना और ब्लड निकलना साइमल्टेनियसली वाज डिफिकल्ट बिकॉज नाइफ तो वाज दैट फेक नाइफ दैट गोज इन एंड कम्स आउट। उसी में एक जगह लगा, एक जगह से खून निकला, दूसरी जगह से खून निकला, कोई उसमें वीएफएक्स का काम नहीं, कुछ नहीं, लाइव शॉट है एक ही शॉट में। उसके जो ये स्वेटर है उसके नीचे छोटे छोटे प्लास्टिक के फुग्गे के भर के ब्लड के वो 3-4 जगह पे चिटकाए थे, पर उसमें से खून कैसे निकले? द एक्टर वाज गिवन अ रिंग, इसमें एक पिन वेल्ड किया हुआ था एंड देयर वर ब्लड बलून्स, सो एवरी टाइम ही वुड बी स्टैब ही वुड बस्ट द बलून लाइक दैट। Shyamji did that quite expertly, and the Pehlwan was actually an action guy. And it looks menacing, it looks so dangerous because वो करते हुए भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। The gun making sequence was done because there's a history of it. Because I was researching a film on Bihar long time back, and it had largely to do with how they create weapons, country weapons. रेडी साइलेंस, मूवमेंट बंद करिए, बाहर मोबाइल फोन पे कोई बात नहीं करिए, फोन ऑफ करिए। So it became like an interview. I started interviewing him while simultaneously shooting him. So I started asking him questions in detail, and Manoj asked him those questions in detail too. एक सच का लोहार लेके आए थे और वो लोहार जो था वो अगर आप देखेंगे वो लोग कमिट करने को तैयार नहीं थे कि वो बॉम्ब बनाते हैं या फिर कट्टा बनाते हैं। In reality, the actual guns, the proper pistols existed at that time, but they were with very few, chosen few, and there were very few suppliers who would give it out, and they were normally second-hand guns, used guns that they bought over or smuggled or whatever. But in the places like Vasepur and the deeper villages, they didn't really had access to it, and because they needed it in larger quantity, they started making their own. And the whole story was how they arrived at what kind of metal to use by trying out every metal. Though the most readily available material to them was the bicycle pipes. भाई ये साइकिल का पाइप का बंदूक क्या नहीं बन सकता कट्टा? साइकिल का पाइप जो कमजोर होता है, इससे बन नहीं पाएगा, वो कट हो जाएगा। They would cut the bicycle pipes and try to make guns out of it. It would blast open in their faces. So they started looking for thicker pipes. They used those taps and all that. That also burst open. तो फिर किसका कट्टा बनाना चाहिए? कट्टा ट्रक के पाइप का बनेगा, जो कच्चा होता है वो पक्का होता है। वो मजबूत बनेगा, और उसका मत वो फटेगा नहीं। फटेगी। Finally, they arrived at the truck steering pipes. And then they started cutting it down, and that's how they started making the country weapons. So I wanted to just bring in that sense of history also to weapons with the time as the film goes on.
दरवाजा खोल के बात कर रहे हैं ऐसे करके और पीछे बोल ये दानिश का पॉइंट ऑफ व्यू तो ही लाइक दिस फेसिंग द कैमरा हाँ ऐसे करके ये ऐसे खोल के अंदर ठीक ठीक गड्ढा कहाँ है मादरचोद चूतिया साला कहाँ है? कहाँ हो गया है? है? कुछ नहीं हुआ है? अस्पताल में चल जिम ले चल ठीक है कहाँ थी वो चूतिया कितना चाहिए नहीं चाहिए आपने बंदूक कहाँ है चूतिया गोली लग गया गोली लग गया इसको हम ठीक है अरे जिम लेके आओ अस्पताल ले जाओ हम ठीक है ठीक कहाँ है ठीक है साला ठीक है कुछ नहीं हुआ अरे कुछ नहीं हुआ ठीक है अरे कुछ नहीं हुआ चाबी चाबी कहाँ है कार में डाली हो क्या चाबी साला सब अब कैसे सब चाबी कहाँ है खून बह रहा है अब मुंह देखो हमारा मुंह देखो उठाओ मुंह देखो राजेश खन्ना लग रहा है यहाँ चाबी चाबी चुकिया चाबी गाड़ी का चाबी चाबी चूतिए When Manoj came on board, Manoj recommended a lot of actors. And Manoj had also worked with Mukesh Chhabra in casting of a film. Manoj recommended Jaideep Ahlawat. Then we got Jaideep, we auditioned Jaideep and he was spot on. जहाँ तक शाहिद खान के लिए तैयारी की बात है वो ये कि फिज़िकल लुक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा अनुराग जी ने इस कैरेक्टर को जब मुझे बताया जैसा उन्होंने सोचा होगा। मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो शायद एक्टर्स को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत बढ़िया एक्टर है, जस्ट सी इफ़ यू कैन यूज़ हिम। इस तरीके से मैं भेजता रहता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जयदीप अहलावत को उसने जो है मेरे बाप के रोल में कास्ट कर लिया। एक ऐसे आदमी की सोच को पकड़ना जो कि बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, एक नेगेटिव कैरेक्टर भी नहीं है, महत्वाकांक्षी है, डरपोक है, दबंग है, हर सिचुएशन के हिसाब से वो रिएक्ट करता है, बहुत ही नेचुरली रिएक्ट करता है और बहुत नेचुरल लीडर है। इस तरह के सीन बहुत हुए जब आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है दिमागी तौर पे और प्रैक्टिकल तौर पे भी। उसको मारना ही सिर्फ वो सीक्वेंस नहीं था, उस सीक्वेंस के साथ ये जो बात कहनी, क्योंकि उसी पे पहली जगह जहाँ पे हम उसका अग्रेशन और वो गुस्सा देखते हैं तो वो कन्वे होना बहुत ज़रूरी था। अनुराग जी ने मुझे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है शाहिद खान के लिए, क्योंकि यहाँ से उस आदमी का एक दौर वो जी चुका है, वासेपुर से धनबाद तक का, और धनबाद में यहाँ पहली बार लोगों को ये पता चला कि ये शाहिद खान है। रामाधीर सिंह को ये एहसास होगा कि ये है शाहिद खान जो इतना पावरफुल आदमी है। बेसिकली वो बहुत शांत आदमी दिखता था सबसे पहले। वो सीन करने में बड़ी दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत थकान महसूस हुई उसके बाद।
कोल माइंस में शूट करना, वहाँ काम करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. But the amazing thing that we discovered about mines was when you go down there, it's colder than the air conditioner. Because it's such, the way it's, you don't feel anything. It's just, it's so nice down there. कोयला खदान के अंदर, असली कोयला खदान के अंदर कोयले पे कुदाल चलाना एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको पता नहीं कोयला कैसे रिएक्ट करने वाला है. अगर सेट लगाया होता तो शायद आपको पता होता कि हाँ ये टूटने वाला तो है नहीं, ये आपको लगेगा नहीं. बट एक्चुअल कोयला कैसे रिएक्ट करेगा जब आप उसके ऊपर कुदाल मारोगे, वो शूट से पहले मैंने एक बार ट्राई किया. कोल माइन में शूटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं. हमारा प्रॉब्लम था फ्लड कैसे क्रिएट करें. बट इट वाज डन थ्रू लाइटिंग. वी गॉट लॉट्स ऑफ शॉट्स ऑफ वाटर एंड द फ्लड वाज क्रिएटेड थ्रू साउंड. वी एक्चुअली शॉट विद नो वाटर बिलो. So it was just that everybody was there thinking. We recorded sounds. So कोल पानी में गिर रहा है, आदमी गिर रहा है पानी में, ये सब साउंड से क्रिएट किया. बाकी सब डार्कनेस है तो किसी को दिखता नहीं है. छोटी छोटी चीज़ें आपको वो करती हैं. राजेश सर ने, अनुराग सर ने जिस तरह से उस पूरे खदान की शूट के दौरान जो लाइटिंग की. And told the actors, everybody, that you walk as if you're walking through water. So everybody was walking like that. So it was all fictional. There's actually no water there. So people were crisscrossing. Everybody was walking as if they're walking through water. So there's a lot of effort. Even when Shahid Khan goes away, he's walking as if he's dragging his feet through water. अंधेरा था अंदर, ऑलमोस्ट अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. उसके बावजूद आपको एक स्पॉट पकड़ना था जहां आप कुदाल चला रहे, लगातार चला रहे, क्योंकि आपको पता है कि घर पे बच्चा होने वाला है और एक आदमी आगे बोलता है कि आपकी बीवी को बच्चा अटक गया है. और जो सरदार खान, छोटा सरदार खान था, वो एक्चुअल में एक दिन पहले पैदा हुआ बच्चा था. तो आई वाज सो स्केर्ड. मुझे लगा कि मैं इतना भीग रहा हूँ, सर्दी का सा माहौल है, ये बच्चा एक दिन का है. तो मैं अपने कैरेक्टर को लेके तो स्ट्रगल कर ही रहा था उसके साथ. दूसरा स्ट्रगल ये था कि उस बच्चे को गोद में लेना था. और वो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था. I was scared. मुझे लगा कि मैं शायद, और उस सीन में मैं अपने हाथ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा खुद ही गीला हूँ तो हाथ कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूँ. तो उस बच्चे को लेना अपने आप में एक स्ट्रगल हो गया था. The biggest casting issue was Nagma Khatun. He said, will you do a small role in my film Gangs of Wasipur? बहुत लंबा रोल है ये, वो एक्सपोज भी करना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है, आपकी फिल्म के लिए मैं कुछ भी करूँगी. That was दुर्गा's role. ऋचा चड्ढा को मैंने दुर्गा का रोल ऑफर किया था पहले, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था कि कोई करना ही नहीं चाहता था नगमा, क्योंकि एक अजीब सी प्रॉब्लम है, कोई माँ का रोल नहीं करना चाहता था. एंड देन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद रिचा अ लॉट. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर. He called me and he said, will you do the main lead in my film? I said हाँ, आंखें बंद करके. And I remember I started crying at that time because I was so moved that a person had kept his word in this industry. She's a very good actress. She's never been used like that, and if I throw a challenge at her, she might do it. जब नगमा को रिमोट से चैनल चेंज करना होता है तो वो ऐसे देख के ऐसे करके करती है. आवाज़ का भारी होना, मतलब जैसे हम इस टोन पे बात करते हैं, ये गर्ली टोन है, ये रिचा की टोन है, पर अगर इसको नगमा की टोन बनाना है तो हम इसको दो स्वर नीचे लेके जाएंगे. मतलब हम इस तरह से बात करेंगे, और जब हम इस तरह से बात करेंगे तो आवाज़ में अपने आप एक ठहराव और गहरापन आ जाता है. Chacha and Ramadhir Singh. I gave Piyush Bhai an option between Ramadhir Singh and Nasir. And he was confused for a long time. But as I wrote it, I realized I need him to be the man of conscience. I needed his voice. I needed him to sing. I needed him for various reasons. And I can't have him because he wanted to do Ramadhir Singh. But I needed Piyush Mishra for this role. So I had to manipulate him a lot. So 1941 से लेकर 2004 तक वो पूरी की पूरी जिंदगी उनकी देखता है. And he remains the sole survivor of the film. There's also Jahangir that we thought of for Sultan, all that. But then Mukesh recommended Pankaj Tripathi, and I had not seen his work earlier. यहाँ आया दशहरा छोड़ के और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने उस दिन कालपोल और एंटीबायोटिक्स खाए, फीवर था, और 1 बजे
आरामनगर वाले दफ्तर में पहुंचे, मुकेश मिला, उसने कुछ सीन्स दिए और हम चालू किए करना दोपहर 1 के आसपास से. And then he gave an incredible audition. So he came as on board as Sultan. फिर आई थिंक उसके सेकेंड डे मैं जोधपुर जा रहा था, जोधपुर पहुंचा ही था तो मुकेश का कॉल आया कि भाई तू वो रोल कर रहा है सुल्तान का. And for me, Sultan is a butcher who everybody fears. So from Slaughterhouse came the backstory of Sultan. Now this 12-year-old boy who with so much glee was slaughtering buffaloes, and I was scary. It was. The boy was scary. He was so enthusiastic to be in a shot. So I'll cut the buffalo on my own. They started telling him, he says he can do it by himself. So backstory of Sultan came from seeing that boy, because that boy was the scariest person there. A 12-year-old who has no sense of fear and who can cut down a buffalo automatically became a person for me to fear. I was like, "दे बंदा आगे जाएगा तो पता नहीं क्या होगा." That violence in him so much. साइड जो उसका ब्रूटलिटी है और जो कोल्ड ब्लडेड किस्म का और वो बदले वाली भावना है. There was this man who was the main guy. He very proudly told me that I cut 60 buffaloes a day. From there came the backstory of Sultan, which I put in the voiceover. 12 साल की उम्र में पूरा भैंसा अकेले काटता था और आज भी दिन का 60 भैंसा खुद तय काटता है, इसीलिए बाकी सब डरते हैं उससे. क्या करें इनको रेसियों का. So that whole sense of hierarchy in a butcher house came from those two people. The idea was to shoot in a real slaughterhouse. We went to Allahabad to shoot that slaughterhouse scene. The amount of crowd that was there was unbelievable. We had to shoot it like that. एक तरफ कम से कम कुछ 50 लोग मेरे पीछे होंगे जिनको ऐसे हाथ करके रोक रहे थे, और वो सारे उनमें से आधे से ज़्यादा कसाई थे. और बिकॉज इलाहाबाद की एक कन्वेंशनल सी जगह थी और मैं एक लड़की और इतने 50 लड़कों को ऐसे हाथ से दबा के, लिटरली दबा के रोक रही थी. उसमें कुछ लोग ऑब्वियसली जोक अराउंड भी कर रहे थे, मेरा केस भी ले रहे थे. उसमें 2-3 टीनेजर लड़के थे, किसी ने चाकू बांधा हुआ था और किसी ने पूरा और वो चाकू निकाल के दिखा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि ये लगा दे क्या, ये घोप दे क्या. एंड आई एम लिसनिंग टू ऑल दिस एंड आई एम ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू द शॉट एंड द एक्टर्स एंड कंट्रोलिंग 50 पीपल. इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग शूट. वहाँ अंदर गए, इतनी बदबू थी, घुसते लगा कि यार गुरु कहाँ फंस गए हम लोग तो. And shooting some 60 buffaloes got slaughtered while we were there. खैर उससे भी ज़्यादा विभत्स जब अंदर पहुँचे, जब नज़ारा देखा कि वो मैनुअल वहाँ सब कुछ चल रहा था, भैंसे को मैनुअली मार रहे थे वो लोग, और मुझे भी वो करना था. विपिन शर्मा जी तो ऐसे थे कि वो एक सीन होता, एक टेक होता और उसके बाद जैसे ही कट होता वो यहाँ साइड में उल्टी करते, पानी पीते, फिर अगले कट के लिए तैयार होते, वो ख़त्म होता फिर उल्टी करते. ऐसे करके हमने मैनेज किया. And it was horrific. None of us could really walk in or out, everything. Just stepping on them, and it was quite horrific. कि हमारे पाँव पड़े हैं तो पता चला कि कुछ अतड़ियों पे पाँव पड़े हुए हैं और कहीं इस पैर की तरफ भैंसे का एक मुंह पड़ा हुआ ऐसे कटा हुआ दिख रहा है. But we had to shoot it. We just wanted to be real. हम तीनों अंदर गए, अनुराग सर ने बाहर से किया, बोले अंदर जाओ, ऐसे ऐसे करना, हम यहाँ खड़े हैं. वो उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर घुस पाए, बिल्कुल अंदर. Tigmanshu is who Mukesh Chhabra recommended. And I was immediately excited because I knew Tigmanshu's potential as an actor, because when he directed me in Shagird, I knew this guy should have been an actor. अब तो सच बोल दे भोसड़ी के. और रामाधीर actually, because he was a combination of many big figures, he turned out to be the most intelligent character. He was the most learned, intelligent, objective person who actually, if you look at it in one way, was very progressive. Nawaz is always, I've always felt something special about him. In his first film, he was almost a junior artist, Sarfarosh. But that's the only junior artist I remember from the first time watch of a film. And when I met him again, I felt I had seen him. And I told him, "Tune aur kya kiya?" Then I remembered he said Sarfarosh. Then I remembered him again. We cast him in Black Friday. So he was still a good actor.
after that I've been watching him and I realized what his face can do, what he can do with if you shoot him. When you meet him just like that, it's almost invisible. And once you start really looking at him, he sucks you in. फर्स्ट पार्ट में जो सीन है जिसमें मैं मोहसिना के हाथ पे हाथ रखता हूँ, तो वो जो सीन था वर्कशॉप में हम लोगों ने बताया था कि लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे, हर एक्टर अपने बारे में रियल इंसिडेंट बता रहा था। तो ये मेरे साथ रियल में हुआ था एक किस्सा। दिल्ली में जब मैं था तो एक लड़की को ले गया था काफ़ी मिन्नतें करने के बाद कि चलना साथ में, तो चली जाती है साथ, घूमती तो है, तो मेरे साथ भी घूमे एक दिन। तो ले गया उसको, इधर उधर देखा कोई नहीं दिख रहा तो हाथ रख दिया उसके हाथ पे। तो उसने बोला कि ये तो इलीगल है, ये तो गलत बात है, तुम्हें पूछना चाहिए ना पहले। तो मैंने कहा गलत बात क्या है इसमें? तो ये बोले तुम्हें पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए ना, ऐसे कैसे तुम कहीं पे भी हाथ रख दोगे कल को मेरे। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही कह रही है बिल्कुल ये। तो मैंने कहा अब क्या करें? तो मैंने कहा बोलिए तो अगर मैं अभी किसी कंप्लेन कर दूं किसी को कि इसने बिना पूछे मेरे हाथ पे हाथ रखा है, तो तुम्हें क्या बोलेगा? तो मुझे लगा हाँ वाकई हो सकता है मार मूर दे, थप्पड़ मार देगा, बिना पूछे हाथ रखा है। तो ये सारी चीज़ें कि नवाज हम लोग मैच्योर हो गए हैं, तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। कोई भी चीज़ चाहिए, कहीं भी हाथ रखना तो पूछ तो लो पहले। तो मुझे इतना ज़्यादा मुझे उसका लगा कि हाँ यार लड़की सही तो कह रही है और मैं वाकई मैंने गलत किया। तो मुझे रोना आ गया और मैं उठा वहाँ से जाने लगा। तो उसने हाथ पकड़ के बैठाया मुझे, बोली कि देख नवाज, एक तू भी दोस्त है, मैं भी दोस्त हूँ, आपस में दोस्त हैं, कुछ भी चाहिए तो पहले पूछ ले। तो ऐसे करके मैं हक कर लिया उसने मुझे। तो जैसे ही हक किया और मैंने कहा आई एम सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, और बिल्कुल उसके बिल्कुल पास में चला गया ऐसे और उसको आई एम सॉरी यार उसके गाल पे ऐसे करने लगा, आई एम सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, आइंदा जो भी करूँगा तो पूछ के करूँगा ये वो। और वो भी बोले कि हाँ नवाज आज के बाद जो भी कुछ करेगा ना तो ज़रा पूछ के करना। देखिए हम लोग मैच्योर हैं, समझदार लोग हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और बाकायदा किसिंग विसिंग भी होती रही। तो ये सब ये सीन जब हुआ तो ये सीन फिर रखा गया फिल्म में। सॉरी गलती हो गई। सॉरी का बात नहीं है, हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आपको पूछना चाहिए ना। सॉरी। हाँ पूछ के रखिए हाथ, कोई मना थोड़ी है, परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन लेंगे अभी हाथ रखेंगे तो। अच्छा रोना बंद करिए। मेरा जो तरीका है काम करने का वो ये है कि मैं किसी को सामने देख के उसको मिमिक किया एक रेफरेंस के तौर पे उसको लिया जाता है। बाकी जो लाइक फैजल खान है तो उसको मैंने अपने अंदर से डिस्कवर करने की कोशिश की कि मेरे अंदर कोई ऐसा इंसान, उसके आसपास का इंसान कोई छुपा है। मैं बिलीव कराना चाह रहा था अपने आप को कि मैं फैजल खान हूँ, बिना किसी शोबाजी की, बिना किसी जेस्चर पोस्चर के, बिना किसी फिजिकलिटी के। इंटरनली स्किन में जाने के लिए मैंने अपने आप को काफ़ी बिलीव कराया कि मैं हूँ फैसल खान, मुझे ज़रूरत नहीं है कि कुछ शो करने की। तो 3 महीने के अंदर मैंने फिजिकली मेंटली, मैं अगर मैं बात भी कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ या वटेवर अपने होटल में रह रहा हूँ जिसमें हम लोग थे, तो मैं अमूमन मतलब फैसल खान के सारे काम करता था जैसे सब काम करते हैं, हंसी मजाक भी करता था, लेकिन अनकॉन्शियसली कहीं रहता था कि हाँ मैं फैसल खान हूँ, इस तरह का रहता था। ये नहीं कि कॉस्ट्यूम पहन के सिर्फ बिल्कुल ऐसे उस मूड में चले। मूड बहुत गलत होता है, मूड में जाना बहुत गलत होता है। तो वो कहने के स्टक कर देता है आपको, अवेयरनेस आप ख़त्म कर देता है। हर शॉट से पहले ग्लिसरीन में लगाता था यहाँ पे, और वो इसलिए नहीं कि आंसू आए, सिर्फ रेडिश करने के लिए आईज को। और वो जो ग्लिसरीन लगाता था तो वो जो टाइम पीरियड होता, जो पेन का जो टाइम होता था, उसी पेन में मैं पूरा कंसंट्रेट, ऐसा लगता था उस वक्त पे कि पूरा कंसंट्रेट हो गया हूँ मैं अपने कैरेक्टर के लिए। नाउ आई एम नाउ फैजल खान, दैट्स इट। और मैं कोई शो नहीं करूँ, मैं हूँ तो हूँ, दैट्स इट। तो इस तरह का मतलब you can brush him off when he passes you by, but when you really start looking at him, he just pulls you in like that. It's almost like, and which is why camera loves him. Camera loves anyone on whom you can linger on. मतलब मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि अगर कैमरे के पास अनुराग कश्यप बैठे हैं तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। वो सिक्योरिटी पता नहीं क्यों मुझे अननोइंगली मिलती है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है।
इवन शॉट के वक्त पे अगर मेरे से कोई गलती हो जाती जो सिर्फ मुझे मालूम होता था, बाकी किसी को पता नहीं होता था। और जब वो मुझे बताने आते थे तो मॉनिटर से मेरे तक आने के बीच में मुझे मालूम हो जाता था ये बताने आ रहे हैं मुझे, और वही होता था। लेकिन पता नहीं ऐसा रहता है कि इस आदमी ने मुझे चारों तरफ से जो ना सिक्योर करके रखा हुआ है कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा फील होता है मुझे। मेरे ख्याल से मैं दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ उस आदमी के साथ। ये जो फजलू वाला जो मर्डर था, जो मेरा दोस्त होता है जिसका जो मैं मर्डर करता हूँ, उसकी प्रिपरेशन जब हो रही थी, शाम के वक्त हो रही थी, और जो मुझे बताया गया था बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाले वीडियोस थे जिनको देख के मैं भी ओह ये क्या ये इस तरीके से भी हो सकता है क्या। और डायलॉग करते करते बीच में बात हुआ, ऐसे कौन चाकू निकाला हुआ है, सडनली ऐसा पकड़ा चाकू लेके, पैर हिला रहा पूरा, हाँ ये काट रहा है, पैर हिलता रहेगा, हाँ हिलता रहेगा, ठीक है, काटा, हाँ वो जो भी है रोल करके, हाँ रोल हो गया, ठीक है, ये नीचे गिर गया, हाँ नीचे अगर हो सकता है तो उसके बाद भी करके नीचे गिर गया, और ये यहाँ पे ना ये से छुपा हुआ है पीछे से, यहाँ पे सर होगा, ठीक है, उसी शॉट में उसी गिरा, नीचे से एक आदमी दे देगा, उसी शॉट में यहाँ पे होगा, ये जो है ना यहाँ से ऐसा उठेगा, बॉडी गिर गया, एक ही शॉट में होगा तो इफेक्टिव होगा। तो दोनों को हमें बैठा दिया गया, दोस्त को और पीछे कैमरा, दोनों हम बैठे हुए हैं ऐसे। अब उसमें टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा थी कि अब उसको गले को कितने फोर्स से काटना है, तो हाथ किस उसमें जाना चाहिए, कितने फोर्स में आना चाहिए। और रियल भी लगे कि हाँ वाकई गला कट रहा है। कटेगा ना, इसका स्पाइन के लिए सब मारना पड़ेगा। हाँ वो खड़ा था वहाँ से करके वो ये रहेगा तेरा हाथ जो है ना ऐसा रहेगा, हाँ स्पाइन ऐसा गोद में रख के करते रहना। पूरा गला यहाँ आधा गला आ जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है, वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्गली स्लैश मारा जाता है, तो ये जो हड्डी होती है पीछे की ये तब जाके टूटती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली मारना पड़ता है यहाँ तो। नीचे जो है ना वो एक बिस्लरी की बोतल में ब्लड डाल दिया था, और नीचे 2-3 बंदे बैठे हुए थे, जो मेरा ऐसे बहुत अच्छी टाइमिंग थी उसकी कि मेरा हाथ ऐसे जाता है काटते हुए, एक पिचकारी वो ब्लड आता है ऊपर मुझे। और दूसरा प्रोस्थेटिक का जो था वो वहाँ पे वो सर रखा हुआ, जैसे वो पलटी मारता है, वो गिरता है तो उसका इम्प्रेशन आता है कि मैंने उसका सर पकड़ा, और जो मेरे हाथ में वो है हथियार है, तो उससे एक लास्ट का एक ऐसे मारता हूँ जो उसकी हड्डी तोड़ता हूँ, तो उसका हाथ मैं पहले ही छोड़ देता था, जैसे वो गिरा उसका हाथ छोड़ के मैंने प्रोस्थेटिक का सर उठा लिया। अब प्रोस्थेटिक के सर पे मैं ऐसे मारता हूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसने रियल आदमी को पकड़ के, उसी आदमी को पकड़ के रियल मारा है स्लैश, फिर उसको उठाता हूँ। तो इस तरह की उसके गिरने का वो था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके कि वो नीचे 4 लोग बैठे हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म निकला हुआ है वहाँ पे, उसको गिरते हुए उस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके तीसरे प्लेटफॉर्म पे गिरना होता था। तो उसने भी उसकी बहुत अच्छी टाइमिंग, मतलब उसको बताया गया कि इस तरह गिरना है, और वो सारी चीज़ें बहुत एक ही टेक में सारी होती चली, जो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें थी वो, तो थैंक गॉड वो एक ही टेक में हो गया। आप पे ब्लड लगा के सर को पैकेट में डाल, अपने आप करेक्ट आएगा, मेकअप मत कर, अरे ठीक है, ऐसा उसको पकड़ के अभी पैकेट में डाल, तो आगे करके सीधे डालना, ऐसे नहीं, ऐसे करके डाल ऊपर की, ऐसा ब्लड जो है लिक्विडिफाई करके ऐसा डाल दो ताकि वो पता न चलेगी। I wanted to do the action sequences in long single takes because of the tension it creates. तो एक वो भी दबाव था और एक ही टेक होना है, तो उसका दूसरा टेक करना है नहीं, तो पूरी रात मुझे लगता है कि
4:30 बजे तक तैयारियां चली थी। सुबह से जाके पूरी टीम ने, हम लोगों ने वो सब लगाना शुरू कर दिया था, रिग करना शुरू कर दिया था। पूरे घर के अंदर इतने इफेक्ट्स थे, वो सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो शाम तक वो सब रिगिंग वगैरह रेडी थी। बाहर से पूरा सिंगल कैमरा, एक स्टडी कैम कवर कर रहा था। सिर्फ घर जहाँ पे पूरा ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे मल्टी कैमरे जो कवर कर रहे थे। It was not written like that in the script, but the location supported us that way, very simply to do that. मैं सेट पे पहुंचा तो मालूम चला कुछ 9 मिनट लंबा टेक है। उस दुकान पे उतरने से लेके और एक घर तक जाने का, और कुछ मुझे लगता है 100 मीटर से ऊपर की गली थी वो पूरा ट्रैकिंग जो 100 मीटर के आसपास का था कि जाना है गलियों में मुड़ते उड़ते। तो मैं पहले अकेले, लाइटिंग जब चल रही थी तो मैं 2-4 दफ़े उन गलियों को देखा, क्योंकि सुल्तान पहले भी उन गलियों में आया ही होगा। तो मेरे लिए था कि चलो एक बार देख लें कि कैसी इमारतें हैं, कहाँ कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ से मुड़ना है। 5-6 कैमरे लगे थे, एक स्टडी कैम पे 3-4 अलग अलग इंस्टॉल थे सबको। 4:30 बजे आई थिंक रोल हुआ होगा, और पहले टेक में एक टीवी सेट पे प्रॉब्लम आ गई। पहला शॉट जो है टीवी सेट का, तो वही कट हो गया और सबने चिल्लाया आगे के सारे लोगों को, कट 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 कट। नहीं तो पता चला कि अगर कट ना हो तो सब एक्टिव रहेंगे और चालू हो जाएंगे। सब जगह हल्ला हुआ, नहीं कट कट, यहीं से फिर से वापस करो। सेकंड टेक हमने अटेम्प्ट किया, 20 मिनट लग गए तैयारी में। आई थिंक तब तक 4:45 हो गए थे। पौ फटने वाले, रोशनी अब थोड़ी देर में दिन प्रकट हो जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफेक्ट थे। वो 1000 राउंड के ऊपर गोलियां चलनी थी, 15-20 बम उड़ने थे। It needed a lot of planning, and not just planning, it needed a lot of preparation, because अगर आपको पूरा एक घर ब्लो अप करना है तो उसमें कितने सारे इफेक्ट डालने हैं घर के अंदर में, और उतनी फेक वॉल्स लगानी, ये सब प्रेपरेशन टाइम ही कुछ 4-5 घंटा था। एटलीस्ट मुझे लगता है कि पूरी यूनिट जो थी उस दिन, सबका कोऑर्डिनेशन वो एक शॉट था। मैं, मेरे साथ 40 एक्टर, कैमरा टीम, कैमरा सारे कैमरे रोल हो रहे हैं। श्याम जी, मतलब श्याम कौशल जी, उनकी एक्शन टीम, क्योंकि उनको टाइम पे ब्लास्ट करने हैं और 1-2 नहीं 1000 राउंड चलने हैं, बम फूटने हैं, दरवाजे को उड़ने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी और पूरी यूनिट का इन्वॉल्वमेंट था सिर्फ उस एक टेक पे था। यार ये 9 मिनट ज़िंदगी के हमारे बहुत अहम 9 मिनट थे। 4:45 में हमने रोल किया और मुझे लगता है कि 2-3 मिनट 5 बजने में बचे होंगे, तब तक वो हुजूम ख़त्म हुआ। और ख़त्म होते ऐसा लग रहा था जैसे एक सोई हुई बस्ती में सुबह को 5 बजे पूरा मोहल्ला सोया था चुनार का, कि सुबह 5 बजे न जाने कौन सा आतंकी हमला हो गया। ऐसा कुछ सेटअप था। मैं तो डर रहा था कि आसपास के लोग जग न जाए। दैट वाज परफेक्ट टेक। और जो पूरा एक सिंगल शॉट है, वो इतना कुछ धूम धड़ाम होगा ये मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। It kind of becomes breathless. It creates a tension. सेकेंड पार्ट सिंगल टेक करेंगे कैसे, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया। There was a lot of R&D done on that, where we picked up single takes from lots of films and how did they do it, tried to find making of it. जो हमने पहले एक्सटीरियर वाले शॉट में देखा कि 2 लोगों को इन्होंने मारा गोलियों से, तो वो भी वो वहाँ से अंदर से कैमरा उनके, उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, 2 लोग निकले, दरवाजा खुला, फैजल खान दरवाजे पे खड़ा। जैसे ही वो बाहर निकले, सेम एटमॉस्फेयर, यू विल फील द सेम, कि उन पे बुलेट्स का अटैक आया, वो 2 लोग मरे। फैजल खान ने दरवाजा, जो अभी बाहर के शॉट में हम लोग देख रहे हैं बंद होते, तो वो अभी अंदर से वो देख के पूरा कि उसने दरवाजा बंद करके भागा अपने घर वालों के पास, अंदर टीवी देख रहा है। देखो बाहर बहुत कम, क्योंकि टेरर तो ऑलरेडी बाहर जो नहीं, लेकिन मैं तो बाहर वाला वो तो फर्स्ट पार्ट में जाएगा। फर्स्ट पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट में पूरा एक टेक था। अरे एक टेक है, जो बुलेट्स की ना उतने लेवल के अंदर नहीं चले। Idea for that single take was to stay with the character, because if you realize second part single take does not have so much action in it. Rather than following a character state of mind, staying with it and feeling that tension and that whole what 10,000 things that are probably going through him, I wanted to stay with that. If you realize part 2, the third shot that we took, it was 3 different shots. One was from the shootout, following him, from them watching TV going out, but the timelines didn't match, so we had to cut it down into 3 different shots. It was actually a 9-minute shot. It was meant to be a 9-minute shot. We cut out the first 2 portions the moment we compared the timelines of the opening and the end. So it was a mistake, because of which we had to cut the first 2 minutes out and made it intercut.
Then 7 minutes stayed like that. वहाँ से जब हमने शूट करना शुरू किया and we followed Nawaz, तो first 2 shots were climbing the steps, which were quite simply done. So they were easy shots. But since geographically we did not have a location, we had to create our own geography. Because of which it was 3 different shots. Otherwise it would have been a 1 shot. It was lit up in a way where camera would go into black and come out. And we just maintained the momentum and the distance of blacks. And we changed geographically, we changed 3 different locations. The problem was Nawaz jumping from one roof to the other and jumping down. Now that was definitely a single take from the time he comes out. That was a difficult part to execute. ऊपर टेरेस पे फैजल खान निकलता है, उसके पीछे कैमरा जा रहा है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना, वो कैसे जाना है? So we had to put these steps for the camera to go from one roof to the other while the actor was wired and he was jumping. फिर उसके बाद में उसी शॉट में ही फैजल खान नीचे उतरता है बिल्डिंग से और कैमरे को भी नीचे उतरना है, और उसी चालू शॉट में पहले ही कैमरामैन को हार्नस पहना के रखा था। चालू शॉट में ही, क्योंकि उस छत पे उधर तो कोई ना क्रेन लग सकती थी, कोई कैसे एक डिवाइस बनाई थी ऊपर, तो उसी चालू शॉट में कैमरामैन को हार्नस पहनाया और चालू शॉट में फिर उसको कैसे नीचे छोड़ा, मतलब फॉलो करते 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 उसको हार्नेस भी पैदा, जैसे वो करेक्टर उतरने लगा तो कैमरामैन भी नीचे उतरने लगा। चूंकि अगर जो शूट में करते हैं तो डबल ट्रिपल एनर्जी लगती है, आप सोच भी रहो कैसे कैसे ले जाना है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो एक पॉइंट पे आके जैसे छत पे मैं आता हूँ, छत पे आते ही मुझे बिल्कुल तारे से दिखाई देने लगे, तो बिल्कुल एक्चुअल जो रियल जो एनर्जी होती है वो खत्म हो गई थी बिल्कुल। Jumping down, we had to rig both the actor and the camera, and we were not getting the shots. We did so many takes, we were not getting the shots. मुझे जैसे कूदना होता है ना, तो मेरे साथ जो हमारे डीओपी थे राजीव रवि, उनको भी बांध दिया जाता है, तो वो इतनी स्मूथली वो नीचे आते थे, ऐसे ट्रॉली के साथ ऐसे आते थे, और वो भी उन्होंने भी अपने हार्नेक्स बांध रखा था और मैं भी बंधा हुआ था उन सब चीज़ों से। तो मतलब ये होता था कि वो ये छत है, छत से आ रहे हैं, मैं छत पे जा रहा हूँ, मुझे कूदना है यहाँ से, तो ये स्मूथली नीचे और मैं ऐसे कूद रहा हूँ। राजीव को कंट्रोल से चलो, राजीव को कंट्रोल से हाँ राजीव को थोड़ा लेके जाओ, हाँ नवाज को लूज छोड़ दो, जा हाँ। मेरा थोड़ा सा इसमें जो ना, ये जो जाते थे नीचे दोनों एक साथ जाते थे, उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का वो प्रॉब्लम होना था, तो मैंने वो हारने के साथ मैंने निकाल दिया, तो मैं ऐसे ही कूद जाऊँगा, ऐसे कूद के देखता हूँ। So then we unwired Nawazuddin, and the moment we unwired Nawazuddin, Nawaz becomes like this super action hero. He just easily jumped from one roof to the other and jumped down, and he's just so firm and flexible on his feet, and he did it without wire in one take. Suddenly 8 takes we tried and we couldn't get it. Nawaz did it in that one take and we got it. And Nawazuddin मेरे दिमाग में था, और मैं था कि नवाजुद्दीन के साथ कौन सी लड़कियां, जब हुमा को देखा, and Huma was big and very stunning. I have always felt that she's a very stunning woman. हुमा के लिए हमने किसी का ऑडिशन नहीं किया, हुमा मेरे दिमाग में फिक्स हो गई थी। जो मोहसिना का कैरेक्टर है, ये मतलब अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो जो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखती है, इनफैक्ट शायद मैं सब एक्टर्स में से इकलौती ऐसी एक्टर थी जिसको बोला गया था कि तुम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगी। स्क्रिप्ट पेपर पर उसका रोल था ही नहीं, मेरे को मालूम था वो रोल मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा, तो उसको हम लोग स्क्रिप्ट से दूर रखते थे। वो बेचारी बहुत इनसिक्योर थी कि मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। सबके ऋचा चड्ढा के नोट्स मैंने पहले दिन ही फाड़ दिए थे, वो नोट्स बना के लेके आई थी, सब फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा जैसे होगी वैसी रहे। तो दोज आर थिंग्स आई डू बिकॉज आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद इट। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू द एक्टर एंड आई डिडंट वांट देम टू प्रिपेयर टू मच, बिकॉज मैं बोल दिया कुछ और वहाँ पे नहीं हुआ तो वो बोलेंगे अरे वो था, क्या हुआ, कहाँ गया। आई जस्ट नीडेड एक्टर्स हु कुड गिव मी टाइम, हु ट्रस्टेड मी एंड वर नेचुरल। और सीन में सोल तभी आता अगर एक्टर्स अलाइव हो, और एक्टर्स तभी अलाइव होते हैं जब वो रटे हुए नहीं होते, जब वो रिहर्स नहीं होते, वो जिंदा होते हैं फिर। So I keep them alive. एंड कहीं ना कहीं बिकॉज हर लड़की के दिमाग में एक आइडल मैन की एक वो होती है, तो इसके दिमाग में अमिताभ बच्चन है। अब रियल लाइफ में जिस इंसान से प्यार करती है उसकी हाइट 5-6 है, बट और इसकी खुद की 5-7 है जो कि मेरी है। And that's why I wanted to, हमारे सेट पे जोक होता था, हम एक पोस्टर बनाएंगे with both their hips on the poster, with dressed up, नवाज का हाथ ऐसा is trying to reach out to hold her and she's holding him like this, and that would become the poster. So ये हमारा जोक होता था शूटिंग के टाइम। So what is this role you're playing? I'm playing a pimp. A pimp? And were you always meant to play this role? I was born to play a pimp, man. I'm a born pimp.
वो समझ में नहीं आता कि मतलब सब ऑर्गेनिक होता है रे, मतलब ऐसा तुम लोग इतना सोचो मत, मतलब तुम लोग इतना बात क्यों करते हो, तुम लोग करो ना काम, मतलब ऐसा डिस्कशन नहीं होता है ना, ऐसा डायरेक्ट करना पड़ता है। बाहर कैसे निकला? अंदर रहे। जीशान की कास्टिंग कंडीशनल थी। जीशान का रॉकी डील था मेरे साथ, सिल्वेस्टर स्टैलोन डील था। He said ये रोल मैं करूँगा, तो मैंने कहा ऑडिशन करना पड़ेगा। He gave very bad 4 auditions, terrible auditions. But there was this whole thing of let's give him a chance. And then जीशान को लास्ट मोमेंट तक मैं लटकाए रखा, और फिर लास्ट मोमेंट पे उसको मैंने कहा चल तू ही कर रहा है ये रोल। And that's how जीशान came to do it, and he's brilliant in the role. संसार क्या है? हमको नहीं पता, वो नहीं। ये सीक्वेंस का आइडिया एक्चुअली स्क्रिप्ट में भी नहीं था, अनुराग सर के उस टाइम पे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कुछ चेस सीक्वेंस होगा, मगर जिस दौरान हम लोग शूट कर रहे थे उस टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, निकलना कहीं और था। राजकुमार जो कि शमशाद का रोल प्ले कर रहे हैं वो मुझे कहीं किसी और तरफ भगाते, मैं कहीं और भागता, मगर चूंकि दोनों ही कैरेक्टर में थे तो बिना ये सोचे समझे कि टेक्निकली हम लोग कहाँ भागना है, हम दोनों ने अपने कैरेक्टर में रहते भी इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये रोल कर रहा है या नहीं तू? क्या लोग हंसते हंसते पागल हो गए, इवन अनुराग सर, और तब उन्होंने वहीं पर डिसीजन लिया कि अब इसका चेस सीक्वेंस एक बनेगा। जो हमारे सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे श्लोक शर्मा, उनको 3 दिन का टाइम मिला था, बहुत कम क्रू था, एक्टर्स को मिला के हम लोग 10-12 लोग थे। तो हम लोग गुरिल्ला टाइप शूट कर रहे थे, कहीं पे भी श्लोक शर्मा छत वत पे चढ़ जाते थे, कैमरा वैमरा लगा लेते थे और हमें बोल देते थे आप दूर चले जाओ, वहाँ से मैं वॉकी टॉकी पे बोलूँगा या मोबाइल पे बोलूँगा तो आप लोग भागाना शुरू करना। तो हम ऐसा सोचते थे यार ये पता नहीं कैमरा इन्होंने लगा कहाँ रखा है, क्योंकि एक्टर की निगाहें हमेशा कैमरे की तरफ भागती है, मगर कैमरा कहीं पर दिखता ही नहीं था हमें। 1-2 जगह पे ऐसा हुआ कि हमें ट्रैफिक यूज़ करना था, अब ट्रैफिक वहाँ पर यूज़ करना है, मगर जिस रोड पे ट्रैफिक जैम होती थी वहाँ पे गए, टाइम कम था हमारे पास और ट्रैफिक जैम हो ही नहीं रहा था, तो उस ट्रैफिक जैम को हमने लगवाया, बीच में कार घुसवा के किसी हिसाब से ऐसा कर दिया कि वहाँ पे ट्रैफिक अपने आप क्रिएट हो गया, ट्रैफिक जैम क्रिएट हो गया। जब ट्रैफिक जैम क्रिएट हुआ तब जाके वो शॉट पूरा हुआ। बाइक छोड़ के मैं रेलवे ट्रैक पे भागना शुरू करता हूँ, ये भी स्कूटर छोड़ के मेरे पीछे ऊपर चढ़ जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे भागना शुरू करते हैं। ट्रेन सीक्वेंस का जो सीन है वो शूट किया गया था मिर्ज़ापुर में, हम लोग सारे लोग पहुंचे मिर्ज़ापुर में। उस टाइम पे ये सीन जो है वो अनुराग सर खुद ही डायरेक्ट कर रहे थे, या मुझे सब कुछ अनुराग सर ने आके बताया कि इस तरह से भागना है और ऐसे चढ़ना है और ऊपर चढ़ने के बाद ये चीज़ें करनी। मैंने बोला हाँ। तो हाँ करने की मेरी एक बहुत गंदी आदत है, जिसपे सर बिल्कुल इरिटेट हो जाता है कि पहले समझा कर मैं क्या बोल रहा हूँ, तुरंत हाँ कर देता है। तो उसके बाद मैंने बोला हाँ ठीक है। ट्रेन के राइट हैंड साइड से पे भागना था मुझे ट्रैक पे, और ट्रैक के बगल में एक नाला था जिस नाले पे लगातार से स्लेब्स थे, तो मुझे स्लेब्स दिख रहे थे कि हाँ स्लेब है और मुझे भागना है, तो मैं भागते पकड़ता था और चढ़ने की कोशिश करता था। तो तीसरे या चौथे टेक में ऐसा हुआ कि मैं दौड़ रहा था, दौड़ते जैसे मैंने वहाँ पर रॉड पकड़ा ट्रेन का, उतने में ही जो नाले पे मैं दौड़ रहा था और स्लेब्स थे वो स्लेब्स ख़त्म हो गए और हाथ छूट गया, क्योंकि पूरा स्वेट कर रहा था हाथ, और सीधा नाले के अंदर। और वो भी नाला मेरे ख्याल से 4-4.5 फीट का था, जो मैं आधा अंदर गया और आधा रुक गया, और चीखें निकल गई थी लोगों की। अनुराग सर तो बिल्कुल ही अपसेट हो गए थे, सबका मूड ख़राब हो गया था। विनीत जो है वो पीछे वाले दरवाजे पे खड़े थे, जिस दरवाजे पे कैमरा लगा था उसके पीछे खड़े थे, तो वो पीछे दरवाजे पे तुरंत ही कूदे और आकर के उन्होंने मुझे पकड़ा। हालांकि हुआ कुछ नहीं, बच गया मैं। फिर मैंने खुद भी बोला कि नहीं चलो कोई नहीं, हाथ स्लिप हो गया, कुछ नहीं। तो फिर दूसरे तीसरे टेक में ये जाके सीन पूरा हुआ। And I thought of making the film, and Aditya stalk करता था मेरे को। I had made a short film with him. I would come every day, सर मेरा नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ। I used to get very irritated with him. I said तू जाके कुछ काम कर अपने आप जाके, मैं तेरे को सारी जिंदगी काम नहीं दूंगा। But सर आप बताओ ना कुछ करना है। फिर then one day he came and I had this idea. I said I'll give you a role. Then what? Two conditions. Provided तो ऐसे ही जब बनेगी फिल्म, कब बनेगी मुझे नहीं मालूम, जब बनेगी अगर तो ऐसे ही बच्चा दिखेगा तो रोल तेरा। I said okay done. I said दूसरी चीज, I said ये जो कैरेक्टर ना ब्लेड मुंह में डाल के खेलता है, you have a lot of time. तो बोल कितना टाइम चाहिए तेरे को। I want you to play with the blade in your mouth. That's your audition. So he took on the challenge, and he practiced that for 6 months with a blunt blade. वो ब्लेड को ब्लंट करके रोज प्रैक्टिस करता था। And one day he came, सर आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा भाई टाइम नहीं मेरे पास। And out of the blue he came back, and he just took out the blade and started playing with the blade. And I was like,
Wow. So that's how he got the role. इस फिल्म में मैं सरदार खान के सबसे छोटे बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम परपेंडिकुलर है। न तो वो किसी से डरता है, न तो वो किसी की परवाह करता है, फिल्में देखता है, मौज मस्ती करता है। जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो भी मुंह में ब्लेड रखता था और तुतलाता था। बस इसको यूँ ऐसे रखते हैं। प्रैक्टिस के कभी मोर देन 1 साल हो गया, तो अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमला नाम परपेंडिकुलर है। फैजल खान हमने बड़े भाई हैं। हाँ, तुतलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जितनी मैंने फिल्में देखी थी सब तो ओवर द टॉप करते हैं। हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं, पुलिस को फ़ोन मत करना, तो गोली मार देंगे। अचानक मुझे याद आया कि मेरे गांव में एक आदमी है जो एक्चुअली में तुतलाता था, लोग उसकी नकल करते थे और वो चीरता था। कैमरा से मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया, फिर उससे मैंने तुतलाना सीखा। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इसका मतलब क्या होता है, बूझ सकते हो आप? इसका मतलब कतोले पे कतोला बेटा बाप थे भी गोला, नारियल कोकोनट। करना था कि मुझे बाइक ना जंप करवानी थी। 20 से 25 फीट का एक वॉल टाइप का एक सड़क होती है ऊंची, उससे मुझे बाइक जंप करवाना था। वो लोकेशन पहले ना मेरे को ओके इन्होंने वहाँ पे लोकेशन आप देखो, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे जो बच्चों का कि उसको थोड़ा बेवकूफ़ बना के तो जंप करवा देते हैं, ही शुड फील हार्ड। तो कुछ लोकेशन दिखाई, फिर मेरे को कुछ और वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं एक साइकिल मंगवाया था, तो मैंने वो सेम चीज़ पहले साइकिल से शूट किया। ऐसा ऐसा कुछ तो इस स्पॉट से ऐसा कुछ करेंगे, तो शूट करके अनुराग को दिखाया। ही वॉज वेरी हैप्पी। नहीं, हम लोग यहीं पे करते हैं ऐसा। श्याम सर और अनुराग सर ने दोनों ने प्लान कर लिया था कि आदित्य को आज हार्ट अटैक से मरवा देना है। प्रेरणा जो कि हमारी एडी थी, उन्होंने पूछा आदित्य तुम्हें सीन कर लोगे खुद? मैंने कहा कि हाँ मैं खुद करूँगा। जब मुझे स्क्रिप्ट दिया गया था तो अनुराग सर ने बोला था कि पूरा क्रेन होगा, पूरी टीम होगी। लोकेशन पे पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि क्रेन किधर है, स्टंटमैन किधर है, पूरा कुछ था ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ अनुराग सर ने सोचा होगा कैसे किया जाएगा। फिर लोकेशन पे मुझे बताया गया अनुराग सर ने कि आदित्य यहाँ पर क्रेन लगाने की जगह नहीं है। तो मुझे भी लगा क्रेन लगाने की जगह नहीं है। उसको सीरियसली पूछा था और सीरियसली वो बोला नहीं मैं स्टंट कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा वो स्टंट। मैं उसको सवेरे वही डांट लगा, स्टंट मैन आया नहीं अभी, ठीक है मैं करता हूँ। अब क्या करेगा? कैसे करेगा? तो बाइक का बैलेंस आता है? करता हूँ क्या मतलब क्या होता है? हवा में करता हूँ। थोड़ी आदमी तो ऐसा कोई बोले तो ऊपर से हाइट पे खड़ा हो जाए, नीचे कूदे तो कोई भी कूदेगा ना। अरे कोई थोड़ी ना मुंह में ब्लेड रख सकता। तूने प्रैक्टिस की ना उसके लिए? कितने महीने प्रैक्टिस की मुंह में ब्लेड रखने के लिए? 1 साल ऑलमोस्ट। हाँ, फिर 1 साल प्रैक्टिस कर मुंह में ब्लेड रखना है। हाँ, क्या होता है बेटा, कुछ भी करना अलग बात है, उसको सेफली करना दूसरी बात है। तो सेफली होना चाहिए। ताजमहल से कुतुब मीनार से पूछ जाओ, फिर वो खड़ा है तो उसमें थोड़ी मालूम कि मैं बहन जो इधर खड़ा कर बोलो नीचे जम मारना है, बचना भी जरूरी है ना। मेन है आपको अपने आप को कैसे बचाना। तो फिर वो बाइक के साथ शूट किया और उस दिन कुछ बड़ा ऐसा भी, तो बेचारा वो बच्चा था, उसको सब मस्ती कर रहे थे कि तेरे को जंप करना है नीचे, तो वो तो बड़ा घबराया हुआ था कि इतनी हाइट से मेरे को, तो उसको बेचारे को सिनेमा का मालूम नहीं था। तो फिर सब उसको राग बोल रहे थे इससे ले लो सिग्नेचर के, हम लोग जिम्मेदार नहीं है कुछ भी हो जाए इसको। तो पेपर प्रॉपर पेपर पे साइन करवा ले, उससे पहले क्या स्टार्ट करवाएंगे? फिर अनुराग सर ने बोला कि एम्बुलेंस बुलाया जाए। उन्होंने प्रोडक्शन वाले को बोला कि आदित्य के लिए एम्बुलेंस बुलाओ, इन केस अगर मर जाता है या कुछ हाथ पैर टूट जाता है तो जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस बोला, एम्बुलेंस और डॉक्टर स्टैंड बाय। एक एम्बुलेंस और डॉक्टर स्टैंड बाय। लेके जाना पड़ेगा सीधा। नहीं जल्दी। इसको पूछा प्रेरणा ने स्टंट के लिए, वो तो मुझे अभी पता चला प्रेरणा ने। तो इसको पूछा था स्टंट के लिए, स्टंटमैन के लिए तो इसको पूछा था? स्टंटमैन के लिए पूछा था ना तुमने? हाँ सर। कब पूछा था? कल। सर जब स्टंटमैन की रिक्वायरमेंट देने के लिए बोला तो 3-4 दिन हो गए। रमा दी का जब कर रहे थे हॉस्पिटल पहला दिन।
खुद ही अपना वो लिख के लाते हैं नाम भाई पहले पेपर साइन करा लो तो ऑप्शन नहीं अभी कहाँ से लाया टेलीफोन आगे ढूंढ के ला गाँव में से जो तेरे साइज का फिर श्याम कौशल जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि आदित्य, मैंने बॉम्बे फ़ोन किया, कोई भी बॉडी डबल ये स्टंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि इसमें बचने के चांसेस नहीं है, मरे ना लेकिन हाथ पैर तो टूटना है। तो तुम पागल हो क्या, क्यों तुमने हाँ बोला? मैंने बोला सर मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, जिस तरीके से मुझे उस समय सारी चीज़ें बताई गई थी उसके हिसाब से मेरे मन में आया कि मैं कर लूँगा। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है करो, तुम जाओ मरो। मुझे पता था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, और मैं अपने पापा को फ़ोन लगाने वाला था कि पापा एक ऐसा ऐसा सीन है जिसमें मेरा हाथ पैर जा सकता है या फिर मैं ना बचूँ, और मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हाँ कर दिया, अगर मैं ना करूँगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तकरीबन 20 से 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाता अगर वो शूट कैंसिल होता तो। यार कुछ आदित्य इज अ ब्रेव बॉय, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी आखिरी सीन है, अगर कुछ हो गया तो हम लोग देख लेंगे बॉम्बे में। ठीक है, इंश्योरेंस करवा देना 50-60 लाख रुपए का मेरे पास। वो सब हो जाएगा, सब पहुंच जाएगा तुम्हारे पापा को, तुम तैयार रहो। हाँ बोलो। तो फिर डरते डरते मैंने बोला सर मैं करता हूँ, तो सर ने बोला ठीक है जाके एग्रीमेंट साइन करो। तो अचानक श्याम सर को लगा कि मैं रो दूंगा, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सब लोग का षड्यंत्र है कि और कि मुझे रुलाया जाए, मुझे परेशान किया जाए। फिर बाद में श्याम सर ने बताया कि ये तुम्हारा बॉडी डबल है, बॉम्बे से मैं इसको अभी अभी लाया हूँ। फिर मेरी जान में जान आई, एक्चुअली मैं रोने को आया था। फिर अनुराग सर को मैंने परेशान करके यार छोड़ दिया था उन्होंने। साइड से कुछ आता तो यहाँ से कुछ भूल जाएगा। बाकी लोग भी एक्टर हैं, तेरे को ये मालूम पड़ गया सिर्फ तुम लोग एक्टिंग नहीं करते। मैंने इसको बोला जाके बोल दे तू कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हम लोग भी एक्टिंग आती ना हम लोगों को फिर बाद में था कि एक 10-12 फीट का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिससे बाइक को जंप करवाना था। मुझे उम्मीद नहीं था कि कोई कर सकता है एक्चुअली, बट उस आदमी ने 12 फुट के प्लेटफॉर्म से उसने बाइक जंप दैट इज फन, पर आई थिंक बहुत अच्छा आया वो सीक्वेंस। म्यूज़िक का काम हम जो है 1 साल पहले शुरू कर चुके थे। मतलब जैसे येलो बूट्स खत्म हुआ था, जब मैंने डिसाइड कर लिया था फिल्म बनाऊंगा, स्नेहा को तभी हायर कर लिया था। स्नेहा बहुत एल्यूसिव सी कैरेक्टर है, वो आती है और गायब हो जाती है। तो उसके साथ में कोई और फिल्म करना चाह रहा था, वो फिर गायब हो गई थी। फिर लौट के आई, तब तक मैं किसी और के साथ उस फिल्म पे काम शुरू कर दिया था। उसने कहा था अब मैं क्या करूँ, मुझे तो करनी थी वो फिल्म। मैंने कहा अभी तेरे साथ तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो जिस तरह से घूमती है अलग भी घुमक्कड़ का जॉब। ऐसे आई एम डूइंग दिस फिल्म, उसको आइडिया सुनाया, शी गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा काम शुरू करती हूँ, उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। तो वर्क ऑन म्यूजिक एक्चुअली स्टार्टेड 2.5 years ago, 3 years ago. And first trip she took was to Trinidad. And I told him that इसलिए जाना है क्योंकि ट्रिनिडाड में बेसिकली चटनी म्यूज़िक मैं थोड़ा सुन चुकी थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सुनने में। एंड बिकॉज आई लाइक्ड इट, आई रिसर्च्ड इट अ बिट एंड आई रियलाइज दैट बहुत सारे लोग जब माइग्रेट हुए थे 1836 में उसके आसपास, कई सारे लोग यहाँ से इंडिया से ले जाए गए थे एज स्लेव्स, एंड मोस्टली दोज पीपल वर फ्रॉम, अ मेजॉरिटी वाज फ्रॉम बिहार। और हंटर ये सब वहाँ से आया, and she went there and she started working on it. लेकिन उसके जो लिरिक्स हैं वो वेदेश सुकू ने लिखे हैं और उन्होंने खुद ने गाया है। इट इज़ वेरी स्मटी बट इट फिट्स अमेजिंगली वेल for the characters of Vasepur. I am a hunter and she want to see my gun. When I pull it out, boy, the woman start to run. उसने 2 और गाने किए थे जो फिल्म में भी नहीं है उस समय। एक था डंपर लोडिंग अनलोडिंग, डंपर लोडिंग अनलोडिंग, डंपर लोडिंग ऐसा था। एक था म्यूजिक भैला, ब्रिटिश हुआ ना गैला। तो हम लोग ने वो गाना सोचा था, पहले विजुअलाइज किया था कि जब सब लोग कोल माइन में काम कर रहे हैं वहाँ पे गा रहे हैं,
म्यूजिक भैला ब्रिटिश वाना गैला। द आइडिया वाज कि ब्रिटिश के जाने के बाद जो है उनकी ज़िंदगी और बर्बाद हो गई थी, लेकिन वो जस्ट समहाउ वर्क ही नहीं कर रहा था। एंड वी केप्ट वर्किंग इट टिल वी फाउंड जिया। जब सब कुछ गलत जा रहा है जिंदगी में और आदमी साहब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साले को रोना चाहिए, लेकिन वो रो नहीं रहा है, वो गा रहा है, हंस रहा है, लेकिन वो अंदर जो है ना, तब वो अंदर से वो आता है, फिर सडनली आदमी रो पड़ता है। वो गाने वाला नहीं रो रहा है जिसको रोना चाहिए, दुनिया रो पड़ती है। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गा। ओ तेरे गुड़ पठारे गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता। अरे जिया तू ये गाते गाते पूरा गाना कई टेक्स में गाया और उसके बाद ही वेंट इनटू अ ट्रांस ऑफ सिंगिंग इट फॉर 20 minutes एंड वी ऑल वर, हम लोग बेवकूफ़ों जैसे सब लोग डांस कर रहे थे। तनी चंदन माटी चौका काठी लाओ रे भैया, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी मानी के तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मंगलावा रे भैया। क्या बात है सर, सबको भी चाहिए। चले गए थे हाँ भैया, चले गए थे वहाँ बड़े अनुराग भैया ने गवाया। अच्छा मैं भी भुला गया, वो लूप लगा दिए थे क्या? Bhoos was the first song that I made for the film because Varun Grover से जब मुझे अनुराग ने मिलाया था तो ये गाना ऑलरेडी वरुण ने लिखा हुआ था जो अनुराग को डेफिनेटली मूवी में चाहिए था। तो ये गाना फिल्म में एक्चुअली उस दौर में आता है जहाँ पे इंडिया में इमरजेंसी ख़त्म हुई है अभी अभी और एक नई सरकार आई है और वो सरकार से भी लोग डिसिल्यूजन्ड हैं। 3 voices of rickshaw वालाज इन मुंबई that I recorded, then in पटना कुछ थिएटर के बच्चे थे। एक आवाज़ जिससे गाना शुरू होता है वो है भूपेश की, भूपेश कुमार, एंड इवेंचुअली वी फाउंड आवर सिंगर इन मुंबई इटसेल्फ, मनीष टीपू, जिनकी जो बिहारी हैं तो इसलिए उनका एक आवाज़ एक हाई वाला आवाज़ ऐसा है, भूस के डेरा में राई, विच वॉज परफेक्ट। भूस के डेर में राई का दाना रंग बिरंगा बैल सयाना। वहाँ पटना में थिएटर ग्रुप से स्टूडियो की तरफ जब जा रहे थे तो हम लोगों ने रास्ते में गाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको रिहर्स करना ज़रूरी था, हमारे पास टाइम कम था। उड़ जाइए जगह तो उड़ जाइए जगह तो कोहरा सब हाथ तान है, कोहरा सब हाथ तान, ईमान न दई हुई दी है तारे ना मिली है ना मिली है ना मिली है ना। I had a fun recording with मुन्ना also. मुन्ना एकदम ही अनटेमेबल सिंगर थे। बतियाती हाथों की लकीरा में, टोपी निकाल दो, इतनी गर्मी में क्यों टोपी पहन रखी है? बतियाती हाथों की लकीरा, महल दीवारे खड़ा फकीरा। मफलर निकालो। ठीक, ये भी निकालो, इतनी गर्मी क्यों कर रखी है? छोड़ दीजिए हमारा, ठीक है। गला बतियाते हाथ पर ऐसे क्या है? चलो हेलो। तो मुन्ना ये जो सिंगर हैं उन्हीं का हाई लो इज इन हंटर। बतियाती हाथों, वही गाओ वही गाओ। बतियाती हाथों की लकीरा, महल दुआरे खड़ा फकीरा। डांस करके, हाँ चलो स्टार्ट। महल दुआरे खड़ा फकीरा, गाओ। तो बोलिएगा तो ना, तो गाने के लिए तो बोल। रिकॉर्डिंग करना है क्या? हाँ तो यार मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हम क्या कर रहे हूँ?
ते क्यूट थे, उनको एक जगह पे फोकस करवाना बहुत मुश्किल था। हाथों की लकीरें आगे चल रहा है का ओकरा से काट के हम निकले। वो करेक्ट गा रहा है, तुम उसके साथ गाओ। ना मिली है 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 ना। एक मुझे ना पूरा पहनो, हेडफोन्स पहनो। एक मुझे पूरा काट के चाहिए, पूरा काट के। ना मिली है ना मिली है ना मिली है ना। जैसे बिहार में कहने का तरीका होता है चवनिया, चवन्नी को चवनिया, बटन को बटनिया, तो वुमन को वुमनिया। इट जस्ट सीम्ड ऑल राइट एंड सीम्ड परफेक्ट। जबकि मुझे चाहिए था थोड़ी बुजुर्ग औरतों का कोरस, तो उसमें जो औरतें आई थी उनमें वो लोग बुजुर्ग नहीं थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक दम साउंड ओल्ड बिकॉज दे हैड कम ऑल द वे टू द स्टूडियो इन पटना। उनमें एक जो लेडी थी वो थी रेखा झा जी, एंड शी वॉज दिस स्लाइटली अवे फ्रॉम द ग्रुप, और वो बहुत एकदम प्रिम प्रॉपर वेरी प्राइडफुल ऐसी औरत थी जिनको देख के मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये कहाँ रहती होंगी, ये कहाँ से आई होंगी, किस पार्ट ऑफ बिहार से होंगी। तो वो मिथिला से थी, और शी हैड अ वेरी स्वीट टंग बट अ वेरी तलवार टाइप आवाज़। सो आवाज़ वॉज वेरी तीखा, पर बोलने का तरीका बहुत करेक्ट। हर ओरेटरशिप वाज फैंटास्टिक। बोले जो ठोडी काटी हो कन्या, थोड़ी अकड़ू सी थी, प्यारी सी अकड़ू वाली। फील बहुत अच्छा आया था। हम पानी हम कर देते हैं, पानी पी पी लीजिए पी लीजिए। On the spot in Patna only made the tune of Womania, and Varun was with me in Patna, so he wrote the rest of it. और वहाँ पर बनारस में आई फाउंड खुशबू जी एंड शी वॉज ऑपोजिट ऑफ रेखा झा। सो शी वॉज दिस सुपर बोल्ड एंड सुपर आउटगोइंग, और वो बहुत हर किसी से बात कर लेती थी और हर किसी को हंसा देती थी। बोले जो ठोड़ी कटी हो कन्या, बोले जो ठोड़ी कटी हो कन्या। तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये वाली जो लाइन है इट्स जो शादियों में फोक सॉन्ग गाते हैं उसमें ये इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें औरत अपने फैमिली मेम्बर्स को शिकायत कर रही है कि मेरे पति पतले हो गए हैं, और वो तुमने ऐसे क्या किया, तुमने ये क्या किया, तो और देवर बता तूने ये क्या किया, और भाभी बता तूने ये क्या किया, इस तरह से, और भौजी बता तूने ये क्या किया, ऐसा वाला पूरा फॉर्मेट होता है उस गाने का। और सासू बता तूने ये क्या किया। वो सासू के बाद मामी, मामी के बाद चाची, और मतलब पूरा वो रिपीटेटिव था बहुत ज़्यादा। देन वरुण टुक अ पॉलिटिकल टिल्ट इन द सॉन्ग। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पिया जो हैं, जो पतले से हैं, उसको अगर हम बिहार मान लें, क्योंकि फिल्म भी बिहार में सेट है और बिहार के उस दौर में सेट है जब बिहार बहुत ही डिप्राइव्ड रहा। लोकनायक जलाए ये कैसा दिया। तो जब बिहार की कंडीशन पे एक सटायर जैसा एक गाना लिखा जाए और इस तरह से उसको लेके हम लोग आगे बढ़े, और पूरा एक सटायरिकल भी है, उसके साथ साथ वो लेडीज संगीत भी लगता है, तो वो दोनों के बीच की एक जोन हम पकड़ के चले। मुझे लगा कि वैसा टिल्ट होना बहुत अच्छा होगा और बहुत यूनिवर्सल होगा। बहुत लोगों को हमने दुहाई भी दी है इसमें, बड़े बड़े
नेताओं को, डायरेक्ट नाम नहीं लिए हैं लेकिन एक जनरल पूरी पॉलिटिकल क्लास, पूरी रूलिंग क्लास को हम लोगों ने दुहाई दी है गाने के जरिए कि आपने हमारे बिहार के साथ क्या करना। दुख के जी फूटे पुहारे पिया, पुहारे 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 पिया। थोड़ा सा चूंकि गाना थोड़ा इवन इन द ट्यून एक तरफ थोड़ा सा इमोशनल जाता है, सुख के हो गए हैं छुहारे पिया, तो इट्स नॉट ओनली ओरी सासू बता तू नहीं ये क्या किया, इट्स नॉट ओनली दैट। तो उसके लिए मुझे थोड़ी गायकी भी चाहिए थी, तो अनुराग ने कहा डू यू वांट टू ट्राई शारदा जी, तो आई वेंट टू हर हाउस एंड आई sang a few lines to her। उन्होंने हारमोनियम निकाल के थोड़ा सा गा के देखा। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हम पतले। So I thought this is the best because ये अभी जो आवाज़ आ रही है वो एकदम प्योर वाइन है। और सासू बता तूने ये क्या किया। मुझे अनुराग ने बताया था कि उन्होंने जो शादियां देखी थी यूपी बिहार में, वहाँ पर ढोलक पे चम्मच बजाते हैं। Then I thought of also saying tak 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 in the chorus. और हारमोनियम पे सीताराम जी थे जो AIR में भी AIR के म्यूजिशियन हैं, AIR पटना, और शारदा जी के साथ यूजुअली वो बहुत यूजुअली प्रोग्राम्स करते हैं, तो ही इज़ अ फैंटास्टिक हारमोनियम प्लेयर। तो कॉरस एक बार जो पहला कॉरस हुआ था वो सुन के अनुराग हैड कम्प्लीटली ट्रैश्ड मी। इतना क्यों खुश है ये, कोई ऐसी वाली फिल्म तो नहीं रही, मतलब इतना खुश हो के क्यों है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तो इसलिए वो कोरस ऑब्वियसली was also शारदा जी के आवाज़ के साथ वो नहीं जा रहा था। कुछ खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया। तो स्टूडियो के पास में एक मंदिर था, वहाँ से जो भी औरतें गा रही थी उनको पकड़ के स्टूडियो में ला रहे थे, और वो थोड़ी बुजुर्ग थी लेकिन वो ट्रेंड बिल्कुल नहीं थी, तो वो माइक के साथ बस मस्ती कर रही थी। तो वो गाते समय कभी उनकी बैंगल्स का आवाज़ ज़्यादा आ रहा था, तो कभी उसका, तो सम प्लेसेस वैसे ही गवाया, लेकिन सबका एक साथ सिंक आना बहुत कभी हो रहा था। इट वॉज रेयरिटी, बट आई थिंक दे sang the best। हमारे पिया, लाइक ऐसा गा के वो एकदम लैग्ड सिंगिंग था एकदम, तो सो दैट वी गॉट देयर। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। Anurag being open to it also helped a lot, and he also wanted the sound to be raw. So apart from producing songs and doing modern production on it later, I think the soul still remains gawky, awkward and raw. शूट के बीच में जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी की, तो स्क्रिप्ट में तब भी एट दैट पॉइंट ऑल्सो उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था कि फैज़ल आके रमाधीर को शूट करता है हॉस्पिटल में। तो हमने एज एडीज उसको इंटरप्रेट इतना ही किया था कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल होगा और उसमें कोई एक कमरा होगा जहाँ पे रमाधीर होगा, आइदर एडमिटेड या फिर वो किसी रीज़न से विजिट कर रहा होगा, और फैज़ल आएगा और उसको शूट करेगा।
बिगनिंग इतनी ग्रैंड है और एक 9 मिनट का शॉट है, तो चीज़ें हैं, तो क्लाइमैक्स एक अलग लेवल पे जाए। जैसे शूट प्रोग्रेस करता गया तब हमें लगा कि अच्छा नहीं, वो काफ़ी ग्रैंड क्लाइमैक्स प्लान कर रहे हैं। उसका जो है ना, मैं आई वांट टू जस्ट बुलेट और ब्लास्ट व्हिच इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉज्ड बाय द बुलेट, ऐसा। ये एक बड़ा फाइनल बैटल जैसा होना चाहिए, यहाँ पे मतलब अनगिनत गोलियाँ चल रही हों और बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियाँ चल रही हों और चीज़ें टूटें और दीवारें टूटें। बाय चांस एक ऐसी जगह दिखी जो कि किसी का रेसिडेंशियल बड़ा बंगलो जैसा था, लेकिन हम उसको अगर एक छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल बना दें तो वो कन्वर्ट हो सकता है ऐसे। ये भी एक अपने आप में चैलेंज था। लाइव जगह पे हमने कोई सेट नहीं लगाया था, वो एक एक्चुअल बिल्डिंग है जिसमें ये सब फायरिंग और ब्लास्ट वगैरह क्रिएट करने थे विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। और एम्बुलेंस में उतना सारा आर्म्स हम लोग जो भर के लेके गए, जो आर्म्स बार बार कभी डेफिनेट आ रहा है निकाल के लेके जा रहा है, यहाँ वहाँ हर जगह गोलियाँ चल रही बाहर से और उसमें कुछ सिलेंडर ब्लास्ट भी होने थे। तो आग उधर पकड़ रही है और ये ढूंढते हुए सडनली अंदर जाता है फैजल खान ना, देखने के अंदर जाता है तो द मोमेंट ही रिएक्ट्स टू दिस थिंग, लेकिन इससे पहले वो निकले वो चीज़ फट जाती थी। जस्ट यू फील दैट कि कैसे उस चीज़ के उस इम्पैक्ट अंदर कैसे हुआ, उससे कैसे बचा, जस्ट इसके पास से पूरा फायर और वो निकलना और कैसे इसका उस चीज़ ये पहले से ही था कि उसको इतनी गोलियां लगेंगी रामधीर को कि उसकी बॉडी के चिथड़े हो जाएंगे। दिस वाज डिसाइडेड कि क्योंकि उसकी जैसा मैंने पहले बोला कि फैजल खान का ग्रैंडफादर हो गया ना जो शाहिद खान, तो शाहिद खान ने जब भी उस पहलवान को मारा था, इट वाज नॉट जस्ट ब्लोज, वो एक उसका करेक्टर, उसका एंगर निकल के आना था। मारने में या किसी चीज़ में करेक्टर या उसकी थॉट प्रोसेस निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर गन लेके गन मंगाता जाता है और वो सब उस पर खाली करता है। तो वो मेक बिलीव करना कि गोली है, गोली मार रहा हूँ, लेकिन अगर ये सोचूं कि मेरी रियल लाइफ में अगर मैं वाकई गोली मार रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ, तो मैं किस साइकिल का आदमी हूँगा, किस तरह का आदमी हूँगा कि वो मर चुका है, उसके बाद उसको गोलियाँ मार रहा हूँ, पूरा स्प्रे कर रहा हूँ उसको और चारों तरफ से ब्लड आ रहा है। वो मेक बिलीव करना बहुत मुश्किल है। एक मुझे हमेशा एक घटना याद आती थी, जो हमारा घर था जहाँ पे, उसके पीछे एक घर था। तो उस घर में मैं जब 10-12 साल का था तो मैंने एक घटना हुई थी वहाँ पे। एक बंदे ने अपनी मौसी को कत्ल किया था और उसके मेरे ख्याल से 70 टुकड़े किए थे। तो हमारे यहाँ जो बच्ची थी वो मुझे अपनी गोद में ले जाके वो चीज़ दिखा रही थी, छतों से हम लोग देख रहे थे। तो लिहाफ में चारपाई पे उसका वो लाश वाश पड़ी थी, तो लिहाफ में उसका जब खोला गया तो वो चीज़ मैंने देखी थी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया था कि इसने कितना टाइम लिया होगा, 70 पीसेस किए हैं इसके, इसने कितना टाइम लिया होगा और उसके दिमाग में उस वक्त पे क्या चल रहा होगा। हालांकि इस तरह की घटना बहुत सारी होती रहती है, लेकिन पता नहीं उसी वक्त पे मेरे दिमाग में आता है कि इसने आराम से बैठ के 1-2 और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो असर मेरा दिमाग बचपन से ऐसा था। तो ये चीज़ मुझे बार बार ये हॉन्ट करती थी वो करते हुए, कि मैं आराम से बिल्कुल प्यार से कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी माँ के साथ, मेरे फादर को मारा, मेरे भाई को मारा। अगर वाकई मेरे साथ रियल लाइफ में ये ऐसा करता तो तो उस वक्त मुझे मज़ा भी आ रहा था, अंदर मुझे मज़ा भी आ रहा था, एक प्लेजर हो रहा था मुझे उसको मारते हुए, रामधीर सिंह को। फैजल खान का इट इज़ नॉट जस्ट किलिंग रामदीप को तो 3 गोलियां मारे मर जाएंगे, 2 गोलियां 1 गोली से मर जाएगा, पर वो जो 600 गोलियां उस पर खाली करता है, तो उस आदमी का वो करेक्टर, नफरत, जहाँ हाउ दे आर इम्यून टू ह्यूमन लाइफ, वो चीज़ निकल के आना चाहिए। उस वक्त में मैं बिल्कुल ज़रा सा भी मतलब हर वक्त हर सेकंड पे सोचता था कि ये ज़रा सा भी, ये एक भी सेकंड फेक ना होना चाहिए बिल्कुल। मतलब उस सीन को करते हुए मैंने पूरी जर्नी मेरे दिमाग में आ जाती थी कि मैं क्यों मार रहा हूँ उसको, सारा मतलब अंदर पता नहीं बहुत कुछ चल रहा था उसको मारते हुए। ये नहीं कि सिर्फ सामने से खड़े होकर सिर्फ गोली मारते, बहुत कुछ चल रहा था। वो मैं फील कर सकता हूँ उस चीज़। और वो जो उस घटना से भी वो इमेजेस भी आती थी मेरे सामने कि मेरे ख्याल से हो सकता जो बंदे ने उस 70 टुकड़े किए थे
हो सकता है उसका जो रिवेंज था, उसको रिवेंज लेते हुए उसको वो प्लेजर महसूस हो रहा है जो मुझे आज महसूस हो रहा है। उस वक्त पे उस आदमी को मैंने करेक्ट समझा था। वसेपुर शूट कर रहे थे तो जैसे लग रहा था कि ये जो सारे लोग हैं कहीं ना कहीं इनको आपने जो है इस तरह के लोग आपने देखे हैं, जो करते हैं जिस तरह से करते हैं वो नहीं, लेकिन जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, या जो ओबरा ये सारी गांव में जाता था मैं बनारस के आसपास, तो ऐसा लगता था जैसे ये सब लोग जाने हुए लोग हैं, पहचाने हुए लोग हैं। ऐसा इनकी संस्कृति, उनका हाव भाव स्वभाव सब पहचाना हुआ सा लगता था। तो हर चीज़ जो वासेपुर में को बनाने में जहाँ से भी हम गुजरे, जिनसे भी मिले, जहाँ पर भी शूटिंग की, या वासेपुर को शूटिंग करते हुए उसका रोल करते हुए कहीं ना कहीं लगा कि आप जैसे अपने चाइल्डहुड में पहुँच गए। उस तरह के उसी लहजे में बात करने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो फिल्म है वो मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे वक्त पे आई जब मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी कि सब लोग मेरी ओए लकी में इतनी तारीफ़ करने के बावजूद मुझे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। और इस वक्त पे अनुराग का मुझे फिल्म देना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। आप छोटे लगते हो, नाटे हो, 5 फुट 6 इंच का आदमी है, काला दुबला पतला सा आदमी है, उसी तरह के रोल दिए जा रहे हैं। लाइक जैसे बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी हुई कि फ़ोटो देख के मुझे बुला ली किसी ने और कास्टिंग हो गई, और बाद में जब मुझे रियल मतलब किसी डायरेक्टर ने देखा और रियल लाइफ में देखा, ऐसे देखा मुझे, ओ फाक ये तो बिल्कुल ही, ये तो फ़ोटो में जैसा था वैसा है ही नहीं। तो शूटिंग के एक दिन पहले रिजेक्ट हो गया। मतलब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बिल्कुल तैयार हो गई और शूटिंग पे जाने वाले हैं और सब कुछ मेकअप वेकअप लुक टेस्ट सब कुछ हो चुका, एंड मोमेंट पे बिल्कुल मना कर दिया। कुछ फिल्में की मैंने जो रिलीज़ नहीं हुई। बहुत लंबा टाइम था, 10 साल का स्ट्रगल करने का बहुत लंबा टाइम था वो। मतलब अभी याद करते हुए डर लगता है उसको। इस तरह का था कि उधार लिया किसी से पैसा, अब उसको देना तो किसी और से उधार लेके इसको दे दिया, अब उसको देना तो किसी तीसरे से उधार लेके दूसरे को दे दिया। 6-7 महीने 8 महीने तक बिना पैसे के रहे। तो इस तरह की कंडीशन में जी के आने जब आया और इस तरह की चीज़ें जब मिलनी शुरू हुई तो मतलब ऐसा लगता है हाँ अभी ब्रीदिंग है ज़िंदगी में, सांस ले सकता हूँ, मतलब नॉर्मल है सब लाइफ, इस तरह का लगता है। एज एन एक्टर जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो डिप्रेशन था मेरा, जो मेरे सपना था, जो मेरी होप थी, वो सारी पूरी हुई है इस फिल्म से मेरी। यार देखो, मेरा जो रोल दूसरों पर अप्लाई करता हूँ खुद पे भी करता हूँ। सबके फिल्म के बजट स्लैश करता हूँ जो प्रोड्यूस करता हूँ, तो अपने ऊपर भी हम लोगों के ऊपर होता है ना। मतलब आइडिया इज टू फाइंड समथिंग विद इन दैट लिमिटेड बजट बिकॉज पीपल हैव पुल्ड ऑफ मेनी थिंग्स व्हेन दे डिडंट हैव मनी। तो बस यही था। मतलब द थिंग इज यू हैव टू नो दैट व्हाट यू वांट एंड यू हैव अ टीम दैट नोज हाउ टू गेट इट, फाइंड रियल लोकेशंस, शूट in a way where, like when we shot in Aurora, we shot with the entire villagers being as crowd, so you don't have to pay huge amounts for junior artists and things, and put the actors in a real marketplace and shoot with hidden cameras. That's how I did Black Friday. That's how I've done all my films. Like there's no money to start special effects with, no money to start sound with. But we kept doing it, and as and when the monies came in, we finished it. In the sense, we have delivered a 80 crore film in 18 crores. And that was tough. It looks like a very big budget, but actually it's actually the lowest budget one has worked from. But then a film without star cast, a film that challenges the market conventions has to be made this way. So there's no complaint about it. It's a budget we chose, it's a budget we made. It's a choice we made, and it's a promise we made. So we had to deliver the promise in the choices that we made, and that's how films have to be made. Like, you know, if you really look at it, we really did not have much money, and people worked day and night. All the ADs worked day and night to put together the film, especially Anubhuti and Neeraj, who were there, the editing team, they were there throughout, and we kept running out of money. For months there was no salary that we could pay. But this film was built together with love and passion by everyone. It's taken a lot out of us. It's sucked a lot out of us. This film has actually been the toughest film
of my life. Much more tougher than Black Friday. Much more tougher than anything, but also the most fun. Most fun. Because we went everywhere and shot everything. And that was fun. And we had incredible actors and team who didn't complain. They never complained. I can't talk about Sohail. I can't talk about Sohail. That gets... We all miss Sohail. He was a very good first AD. The only time we hit a low was when Sohail died in the accident. And that was a big low. It took us forever to recover from it. Every time I see his picture at the beginning of the film, it again goes back. Every time I see that jeep shot, it just reminds me. So that jeep shot is the most difficult shot that I watch in the film. And I can't do that. I wish that day did not happen in our life. So it's kind of tough to deal with it. He was incredible. I remember how we tried to shoot and we could not, and we had to pack up. We tried to be like, the show must go on, but we just couldn't do it. We couldn't do it for many time because we just could not have the show going on with everybody still thinking of him, missing him, the whole crew, cast, everyone. And we had a tough timelines. Manoj had to go. And if Manoj didn't have to go, I don't think we would have started shooting even after 4 or 5 days, which we started. It was quite tough.